साथियों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिस्कस कर रहा हूं, जहां पर कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई हैं सेक्शन 498A आईपीसी के मुकदमों को लेकर। जजमेंट है 3 मई 2024 का, जो कि रिपोर्ट हुआ है INSC में एस 2024 INSC पेज 369। अचिन गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा जजमेंट का टाइटल है। साथियों यहाँ पर जो बेसिक एलिगेशंस हैं वो वैसे ही जैसे हर केस में होता है कि मेरे माता पिता ने जो है मेरी शादी अक्यूज़ से परफॉर्म की। शादी से पहले सगाई हुई थी, उसमें करीबन 30 लाख रुपए। अब हर अमाउंट हर केस में अलग अलग हो सकता है, बट यूजुअली यही अमाउंट जो है कोट करते हैं। इन लोगों ने जो है खर्च करा दिया और जो भी ज्वेल और सामान शादी में दिया गया वो ये लोग जो है हड़प कर गए। शादी के बाद हम साथ में रहे और मैंने अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन किया। शादी के बाद हमारा एक बच्चा हुआ और मैंने हर तरीके से मेरे पति को निभाया, पर उसने मेरे साथ जो है क्रूअल्टीज़ करी। और इस पूरे कार्यक्रम में इसके साथ साथ इसकी माँ, इसकी बहन और अन्य घरवाले भी मिले हुए थे। इन्होंने मुझे टॉन्ट करना शुरू करा कि तुमने शादी में जो सामान दिया है वो बहुत कम दिया है। इनको ये उम्मीद थी कि शादी में एक बड़ी कार या लग्जरी कार जो है दी जाएगी, क्योंकि लड़के का पैकेज जो है करीबन 1.5 लाख का है और इनको बड़े परिवार से प्रपोजल आ रहे थे। तो इतना खर्च तो कम से कम शादी में करना चाहिए था कि 10 लोगों में हम ये कह सकें कि भाई शादी बहुत अच्छी हुई है। पर शादी में ना तो रुपया खर्च किया आप लोगों ने, ना कोई अच्छा सामान दिया। तो कुल मिला के हर एक बात को लेकर जो कंसर्न है विद डाउरी हैरेसमेंट, ये लोग मुझे टॉन्ट करते और मुझे हैरेस करते, ये आरोप था लड़की पक्ष का। मेरे माता पिता ने इनको 5 लाख रुपये नकद दिए और अल्टीमेटली जो है इन लोगों ने कार खरीदी और ये मुझे कंपेल कर रहे थे कि आप और डाउरी लेकर आओ। और जब मैंने डाउरी नहीं दी, इनकी मांगों को पूरा नहीं करा, तो जो खान पीन के आइटम थे उसमें ये डिफेक्ट निकालते हैं। ये इसका आरोप था। इनका ये कहना कि मेरी मदर इन लॉ जो है वो स्कूल टीचर है, वो सुबह जो है चले जाती हैं घर से और उसके बाद सारा काम जो है मुझे करना पड़ता है। जब वो लौट के आती है तो कुछ भी काम नहीं करती हैं। तो कुल मिला के मेरी स्थिति उस घर में एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट थी। क्लियर हो गया आपको? इनका ये कहना कि ये लोग मेरे जो काम थे उसमें डिफेक्ट निकालते। और मेरी सास मुझे कहती है कि गोल्ड बैंगल्स जो हैं दो, अगर नहीं दोगे तो अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंस जो है फेस करने पड़ेंगे। और आए दिन मुझे अब्यूज़ करना, मुझे बीट करना और मेरे जो घर वाले हैं उनके प्रति अपशब्द बोलना, ये इन लोगों की हैबिट में शामिल हो चुका था। जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, ये मांगती थी डायमंड सेट। भाई एक तो कड़े मांग रही है और एक डायमंड सेट मांग रही है। और अल्टीमेटली ये मुझे ट्रीट कर रहे थे एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट। ये भी मुझे अब्यूज़ करती और मुझे मारती पीटती। मेरा हस्बैंड जो है अल्कोहलिक है, शराब पी किया था और डावरी ना देने के कारण मुझे टॉर्चर करता और मुझे अब्यूज़ करता। मैंने ये बात मेरे सास ससुर से कही, पर वो मेरी बात समझने की बजाय उन्होंने यही कहा कि घर बसाना है तो डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी, अगर डिमांड पूरी नहीं करोगे तो परिणाम जो है भुगतने पड़ेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या है कि इसका कहना क्या था कि मुझे मेरे घर पर फ़ोन भी नहीं करने देते थे। इसको अंडरलाइन कर लो। यही आरोप होता है हर लड़की का इन केसेस के अंदर कि मैं अपने जो घर वाले हैं उनसे संपर्क में नहीं थी, जिस कारण उनको ये बातें नहीं बता पाई और वो भी इंटरव्यू नहीं कर पाए। आज के युग में जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी के एरा में जी रहे हैं, जहाँ व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, कई बड़ी बड़ी ऐप्स हैं और लड़कियाँ मिनटों मिनटों में घर फ़ोन करती हैं और पूरा का पूरा करती है ब्रॉडकास्ट ससुराल का। पॉसिबल लगता है आपको कि लड़की को फ़ोन नहीं करने दिया गया होगा? तो इसलिए जब ये आरोप लग रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि उसके आरोप क्या हैं और उस पर मैं क्या वर्कआउट करना है। इसलिए आपको हमेशा कहता हूँ मैं कि जब भी आप शादी कर रहे हो तो एक ग्रुप जरूर बना लो। उसमें लड़की के पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, आपको लड़की और जो अन्य घर वाले हैं जिनको आप उचित समझते हो उनको जरूर जोड़ लो। अदरवाइज कहेगी भाई मेरे को तो इन्होंने तंगी में रखा, मारपीट किया, मुझे जो है कम्युनिकेशन में नहीं आने दिया। वो ग्रुप आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा। जब फैमिली ग्रुप था, लड़की के पास फ़ोन है, लड़की फ़ोन को यूज़ कर रही है तो उसमें कर दी कम्युनिकेशन। और अगर कम्युनिकेशन नहीं कर रही है तो घर वाले इंक्वायरी कर सकते हैं। तो कम से कम एक रहेगा ओपन प्लेटफॉर्म। इस बात का विशेष ध्यान रखो, गलतियाँ मत करा करो ऐसी। और इसका कहना था कि सब कुछ सहन करती गई। जो मेरी ननंद है उसका पति भी आता और इन लोगों को उकसाता और ये लोग जो है मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। कई बार मेरे साथ जो है फिज़िकल असॉल्ट हुआ है। इन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हमारे घर में पंच भी आए समझाने वाले, पर उसका कोई असर नहीं हुआ और ये अपनी मांग पे अड़ रहे। 2 मार्च 2012 को हमारे बच्चा भी हुआ। मेरे घर वालों ने मुझे ट्रेडिशनल गिफ्ट्स भी दिए, 500 वाले गोल्ड भी दिया, 51,000 कैश भी दिया, 1 लाख बच्चे के कपड़े पर, मेरे कपड़ों पर, जो मेरे घर वाले हैं मतलब ससुराल वाले उनके कपड़ों पर खर्च भी कर दिया। और ये सब आइटम ये लोग खा गए।
उसका कहना ये था कि मैं जॉब कर रही थी एज असिस्टेंट प्रोफेसर और मेरी सारी की सारी सैलरी जो है ये लोग खा जाते और इवन इन लोगों ने मुझे पॉकेट एक्सपेंसेस भी नहीं दिए और ये पॉकेट एक्सपेंसेस मुझे मेरे घर वाले देते थे ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं। अब जैसे ही ये स्टोरी यहाँ तक पड़ी गई तो बड़ी हंसी आ रही थी कि क्या चाहती है भारतीय महिलाएं, समझ नहीं आ रहा। भाई अपना स्टैंड तो क्लियर रखो यार, ऐसा थोड़ा ना काम चलेगा। एक तरफ तो ये लेडी कहती है कि भाई मुझे मार पीट रहे हैं और जो मेरे घर वाले हैं उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा। ऑन द कॉन्ट्री ये जॉब कर रही है और इसके अलावा अगर मार पीट रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं, तो घर वाले आकर इतना इसको रुपया दे रहे हैं, इतना आर्टिकल दे रहे हैं, तो वो लोग कैसे हजम कर जाएंगे? उनको पता ही कि नहीं भाई ये लोग मार पीट रहे हैं, तंग कर रहे हैं। तो अपने आप में लगता है कि स्टोरी जो है कॉन्कॉक्टेड, सस्पेक्टेड वर्जन है एक ही फैक्ट को लेके। तो ये सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट में रिलेवेंट फैक्ट है, इस पर विशेष आप जो है जोर रखा करो। और इसके अलावा आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, आप एक फैमिली ग्रुप जो है बना के चलो, उससे कम्युनिकेशंस जो है लगातार रहते हैं लड़की के, तो कम से कम ये मालूम रहेगा कि ये लड़की जो है लगातार अपने जो घर वाले हैं उनसे टच में थी और लगातार जो है उनको अपडेट भेज रही थी या उनको अपडेट जानने के लिए मजबूर कर रही थी। भाई बेटिया कहाँ पर हो, ठीक तो होना, उनको लिखने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मेन बात है कि जो कुछ भी है वो सामने होना चाहिए, पीठ पीछे जो है बुराई भी नहीं होनी चाहिए, जो कुछ है सामने हो, क्लियर है। और उनका कहना ये था कि ये जो अक्यूज़ नंबर 3 है, मतलब मेरी सास और मेरे जो ननंद है मुझे प्रेशर करते थे कि तुम साड़ी पहनो, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनो, अच्छी बात नहीं है तुम दूसरे कपड़े पहन के चलते हो। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने के लिए कह भी तो क्या हो गया, पहनना भी चाहिए, और जितना अच्छा पहनावा होगा उतना ही अच्छा आपका कल्चर, आपके संस्कार जो है दिखाई देंगे। इसका कहना यह था कि मेरे पति के जो है कोई लड़की है वंदना शर्मा, उससे अवैध संबंध हो गए और 2019 में ये जो लेडी है इसके साथ मेरा पति जयपुर आया, साथ में जो है मेरा भाई भी आ गया और हम होटल में घुस गए और वहाँ इनको देख लिया हमने कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में। लगता नहीं है कि स्टोरी बिल्कुल फिल्म की स्टोरी है। प्रभावित भी होता हूँ इंडियन सिनेमा से। ये स्टोरी वहाँ बहुत अच्छी लगती है कि पति मार रहा है, फिर घर से बाहर निकाल दिया, फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़की आ गई, फिर लेबी में चले गए, फिर वो एक होटल में घूम रहे हैं, फिर अचानक से लड़की आ गई, उसके पिताजी आ गए या उसका भाई आ गया और लड़के को पकड़ लिया। बट रियल में पॉसिबल है क्या कोई लड़का या कोई लड़की किसी होटल में है, भले कोई रिलेशनशिप है तो अलाउ कर देंगे होटल वाले बिना परमिशन के कि भाई आपके गेस्ट आए हुए हैं तो अलाउ कर दो जी। और लड़की पहुंच गई, ठक ठका रही है गेट और गेट भी खुला हुआ है और जैसे ही गेट खुल गया वैसे देख लिया भाई सब कुछ, हाँ क्या चल रहा है भाई, लक्स क्या सीन है, ऐसे थोड़ा ना होता है भाई। जब भी ये कार्यक्रम होंगे इस तरह के तो बहुत सेफ कोर्स जो है लेके चलेगा, कंसेंट लड़का और कंसेंट लड़की, जैसा कि यहाँ पर आरोप है। ऐसा कौन सा होटल है भाई हिंदुस्तान में कि जो इस तरह से अलाउ कर देगा? खासकर जिस होटल का नाम इस केस में लिया गया था वो काफ़ी नामी गिरामी होटल है, क्लियर है। तो अपने आप में मालूम पड़ता है कि स्टोरी कॉन्कॉक्टेड है, स्टोरी को यहाँ पर लिखा गया है ताकि एलिगेशंस को प्रूव करने के साथ साथ इमोशनल ग्राउंड्स पर भी जो ये बैटल है उसको जीत सकें। इनका कहना ये है कि इसने वादा किया कि मैं आइंदा जो है उस लड़की से बात नहीं करूँगा, इसलिए मैंने कार्रवाई नहीं करी और ये लगातार जो है संपर्क मेरा, फाइनली जो है इसे डिवोर्स फाइल कर दिया। उसके बाद सम्मन्स घर पर आए, इन्होंने कंपेल किया कि भाई तो सम्मन जो है साइन कर दे। भाई दूध पीती बच्ची थी क्या ये कि सम्मन साइन कर देगी? कैसे बातें कर रही है लड़की है। और मज़े की बात है कि इस केस में जब डिवोर्स केस हस्बैंड ने फाइल किया, सम्मन मिल गए, उसके 2 साल बाद केस फाइल करा इसने 498 का। अपने आप में रिफ्लेक्टिंग है कि डिलेट जो है काफ़ी ज़्यादा है, लड़की पढ़ी लिखी है, अनपढ़ गंवार नहीं है और इसके अलावा वर्किंग वूमेन है। उसके बाद इस तरह केसेस को फाइल करना अपने आप में इंडिकेटिव है कि शी ओनली वांट टू सेटिस्फाई हर ईगो और केवल रिवेंज लेने के उद्देश्य से ये केस जो है फाइल किया है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली कोर्ट ने ये भी कह दिया कि भाई चलो आप साथ रह लो, तब भी जो है इसने साथ रहने को रुचि नहीं दिखाई और इसका आरोप ये था कि अक्यूज नंबर 1 जो है बच्चे को लेकर चला गया, कोविड-19 के टाइम पे लौट के नहीं आया। मैं संपर्क करना चाह रही थी पर संपर्क नहीं हो पाया। जब हस्बैंड गया तो पानी का कनेक्शन और जो कनेक्शन था टेलीविज़न का उसको काट के चला गया। जो उधर ही था हस्बैंड तो ये कि वाइफ को जो है छोड़ गया और कनेक्शन सारे काट गया उसके। ठीक है, फिर मैंने कॉल किया पेरेंट को, फिर मेरे पापा जी आ गए और मीटिंग हुई, समझाने का प्रयास किया पर ये नहीं रहे, अल्टीमेटली कार्रवाई करो। अब इस रिपोर्ट को मैंने यहाँ तक पढ़ा तो मुझे बार बार जो है बहुत हंसी आई, मतलब हंस के मेरा पेट दुख गया, ये मैं कह सकता हूँ। भाई एक तरफ कहते हैं कि फ़ोन से बात नहीं करने देते, लड़की का आरोप होते भी यही है कि मेरा फ़ोन छीन लिया, मुझे भूखा मार दिया, मुझे जो है बंद कर दिया कमरे के अंदर और अल्टीमेटली मैं फ़ोन नहीं कर पाई, मतलब कुल मिला के बंदी थी इस घर में मैं।
ठीक है जी। दूसरी तरफ आरोप ये है कि मेरे काम में जो है कमी निकालते और इससे जो है मेरे को छोड़ दिया। मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया, पिताजी आ गए और अल्टीमेटली काम हो गया। तीसरी बात, मैं वर्किंग वूमेन हूँ, जॉब पे जा रही हूँ और फ़ोन नहीं कर पा रही हूँ, है ना भाई, गड़बड़ बात ये। और चौथी बात ये है, मेरे घर वाले आ भी रहे हैं और इनको कंसोल करने के प्रयास भी कर रहे हैं पर ये लोग मान नहीं रहे। तो ये बातें विशेषताएँ आप नोट डाउन करते हुए चलो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस तरह के मैटर्स में। अब पुलिस भी जो है वो भी है लकीर की फ़कीर, एफआईआर काट दी, इनको चार्जशीट कर दिया, हस्बैंड को और बाकी जो 4 लोग थे उनके खिलाफ डाल दिया क्लोजर रिपोर्ट। एक बात समझ में नहीं आती मुझे कि जब आरोप प्रमाणित नहीं है तो चार्जशीट करना ज़रूरी है क्या? ऐसे डाटा भी सामने आए हैं कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है और चार्जशीट रेट जो है बहुत ज़्यादा है, ऐसा ऑब्जर्व किया कोर्ट ने यहाँ पर। फिर कोर्ट को अपने पावर्स को एक्सरसाइज करना पड़ता है तो पेंडेंसी ऑफ मुकदमा ही पड़ता है और कोर्ट का टाइम भी जो है ज़ाया होता है। इसमें कोर्ट ने 2 जजमेंट पे जो है रिलाई किया, स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल और निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। ये जजमेंट जो है 2021 का है और जजमेंट जो पहला वाला है ये है 1992 का। और इसमें ये स्पेसिफिक किया गया है कि अगर प्रोसीडिंग अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, मोटिवेटेड है, तो इट इज़ लाइबल टू बी सेट असाइड एनक्वेस्ट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह था कि डिवोर्स केस फाइल कर दिया हस्बैंड ने, 2 साल बीत गए। उसके बाद जो कंसर्न उसकी माता जी है या उस लेडी की मदर इन लॉ है, उसने केस फाइल करा डोमेस्टिक वायलेंस का, उसके भी 6 महीने बाद ये केस फाइल हो रहा है। तो अपने आप में ये दिखाई दे रहा है कि ये शीर अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है। जस्ट टू टेक अ रिवेंज एक काउंटर केस जो है दर्ज करा दिया। केस जो है मोटिवेटेड है, एलिगेशन सारे वेग हैं, सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है और घटनाओं का स्पष्ट ब्यौरा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोर्ट को 482 सीआरपीसी के तहत पावर रियली जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए। इट शुड बी एक्सरसाइज स्प्रिंगली। कई व्यू आए हैं बट यहाँ व्यू ये भी है कि अगर प्रोसेस का अब्यूज़ है तो कोर्ट को अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करना चाहिए। ये तो इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि जब भी आप कोर्ट जा रहे हो तो डू नॉट मेक योर केस मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। सब कुछ ड्राफ्टिंग पे डिपेंड है। जितना अच्छा ड्राफ्टिंग आपका होगा उतना बढ़िया ही आपका केस जो है कोर्ट में स्टैंड करेगा। ड्राफ्टिंग गड़बड़ करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ड्राफ्टिंग पूरी करो, फिर एक बनाओ पॉइंट नटशेल में व्हाट यू वांट टू आर्ग्यू और हिट करना है आपको अर्जुन की तरह मछली की आँख पे सिंगल पॉइंट को पकड़ के चलना है। तो कोर्ट ने यहाँ पर लिखा कि ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि जो फाइल हुए हैं अंडर हीट ऑफ मूवमेंट और इशू कुछ भी नहीं है, छोटे मोटे इशू हैं पर बड़ा चढ़ाकर इशू को लिखा रहता है। और इसमें कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ सलाहकार जो है लड़कियों की हेल्प करते हैं। ऐसा ना करें। रिपोर्ट होनी चाहिए बोनाफाइड। अगर रिपोर्ट मेलाफाइड है और केवल बदलने की नीयत से लिखी गई है तो ये अपने आप में क्लियर है कि ऐसी रिपोर्ट्स अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, इनको डिस्कार्ड करना चाहिए। कोर्ट ने लिखा कि जो एडवोकेट है उनकी भी ड्यूटी है कि घरों को बसाएं, घरों को तोड़े नहीं। कोर्ट ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि ट्रिफलिंग एक्ट होते हैं, ट्रिफलिंग इशू होते हैं, लड़कियां वकीलों के दफ्तर पहुंच जाती हैं, फिर वो रिपोर्टों को बढ़ाते हैं और नई रिपोर्ट जो है तैयार करके उसको जो है पेश करते हैं ताकि उस क्लाइंट को जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है उसको न्याय मिल सके। जबकि उनको एडवाइस करना चाहिए, समझाना चाहिए, उनके भी सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं उसको निकालना चाहिए। अगर आप रिपोर्ट लिखा दोगे, हस्बैंड थाने आ जाएगा और उसके बाद वो जेल चला जाएगा, या जेल नहीं भी जाएगा तो उसको जो ह्यूमिलेशन होगा उसके बाद घर बसने की पॉसिबिलिटी वैसे भी कम हो जाएगी। तलाक रोज़ बढ़ रहे हैं, तो तोड़ने के बजाय घर बसाने की बात करो, ये कोर्ट ने स्पेसिफिक किया है। हर केस में ऐसा नहीं है पर अधिकांश केस में ऐसा देखा गया है, ये भी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। इसके अलावा टेंडेंसी है टू इम्प्लीकेट द हस्बैंड एंड देयर मेंबर्स ऑफ फैमिली, ये भी एक टेंडेंसी बढ़ चुकी है। तो जब भी सारी कंप्लेंट्स को कोर्ट स्क्रूटनी करे, पुलिस स्क्रूटनी करे तो वो विद ग्रेट केयर करे। अगर गलत स्टेप आप लोगे, गलत सलत कार्रवाइयाँ करोगे, रूटीन में कार्रवाइयाँ करोगे, हस्बैंड होगा प्रोसिक्यूट, तो बिटरनेस बढ़ेगी, सॉल्यूशन कहीं भी नहीं आ पाएगा। इसके अलावा सुटेबल चेंजेस लॉ में होने चाहिए। इस कारण कोर्ट ने मेंशन किया लॉ कमीशन को और यूनियन लॉ सेक्रेटरी को कि आप इस मैटर को प्लेस करें बिफोर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अभी कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि रिसेंटली देखा गया है कि BNS आ चुका है। ये बात मैं कर रहा हूँ 3 मई 24 की, उस समय BNS था बट मोशन में नहीं था। तो उसमें सेक्शन 85 है जो कि बिल्कुल सिमिलर है विद 498, कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। तो कम से कम फॉल्स कंप्लेंट ना हो, उनका प्रॉपर स्क्रूटनी हो, तो इस बारे में सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए। पर सरकार कदम उठाने को तैयार नहीं है। सरकार चल रही है बिल्कुल कैजुअल। उनको लगता है कि भाई देश में जितने मर्द हैं उनको दर्द तो होता ही नहीं है, झूठी कंप्लेंट लिखा देंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, भुगतते रहेंगे। भाई आज रोड पे गड्ढे हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और वैसे इंडियन कोर्ट्स हो चुके हैं, इंडियन लॉ हो चुके हैं। भाई लॉ बने हुए हैं पर लॉ इतने बेकार हैं, खासकर मैं बात कर रहा हूँ मेंस को लेके, कि कुछ सुना नहीं जा रहा पुरुष को कि वो सही है गलत है। बस लड़की ने रिपोर्ट लिखा दी और लड़का जो है दायरे में आ गया कानून के और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई चल रही है गलत सलत तरीके से। ये नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने देखा कि अरनेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार में हमने ऑब्जर्व किया था कि इन मामलों में चार्जशीटेड जो है स्थितियाँ वो है 93% और कन्विक्शन रेट है मात्र 15% या उससे भी कम। उदाहरण के लिए अगर 3,72,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं तो कन्विक्शन है बहुत ही कम केसेस में, एक्विटल है 3,17,000 केसेस में।
तो जब कन्विक्शन रेशो ही इतना कम है तो अनवारंटेड चार्जशीट करके आप क्या दिखाना चाह रहे हो। इसके अलावा लॉ मेकर्स को भी जो है देखना चाहिए कि हैरेसमेंट ना हो, अनवारंटली अरेस्ट ना हो। पावर ऑफ अरेस्ट उनके पास में है, बट ग्राउंड्स क्या हैं, इट शुड बी जस्टिफाइड। तो बार बार कई जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट के निकल के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के एजेंसियाँ हैं, उनको जांच करनी भी चाहिए। जो महिला बिल्कुल निर्दोष है, जिसके साथ गलत हुआ, उसको न्याय मिलना चाहिए। पर जो महिला गलत है, जो कानून का दुरुपयोग कर रही है, और ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे सामने आए हैं निकल के, तो उस कंडीशन में इनको अनवारंटली प्रोटेक्शन देने का फ़ायदा क्या। दूसरी बात, अगर झूठी कंप्लेंट करते हैं तो इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई क्या है। ये बहुत सारे लेकुना है कानून में, जिस पर काम करना पड़ेगा सरकार को। अगर नहीं करेंगे तो अनावश्यक रूप से जो कंसर्न पुरुष है मारे जाएंगे। अब करना क्या है, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है, होने वाली है, दोनों बातें, तो कोई प्रॉपर्टी जो है वाइफ के नाम मत करो। दूसरी बात, आप जो भी इनकम लेके आ रहे हो, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको कन्वर्ट कर दो फैमिली ट्रस्ट के अंदर, वो नहीं छीन पाएगी। देखो, आप सबने देखी होगी पिक्चर जिसका नाम था स्त्री। जो कंसर्न लेडी थी स्त्री, उसको रोकने का एक ही रास्ता था, स्त्री कल मत आना। ऐसे ये अगर दुष्ट स्त्री बन जाएगी तो उसको रोकने का एक ही प्रयास है कि स्त्री तू मत लेना, क्योंकि हम प्रॉपर्टी दे चुके हैं फैमिली ट्रस्ट को। तो इस बात का विशेष ध्यान रखो। एचयूएफ बनाओ, उसमें डालो अपना पैसा और प्रॉपर्टी। आप कोई कंपनी बनाओ या कोई एलपी क्रिएट करो या कोई पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करो, उसमें डाल दो पैसा अपना, ताकि ये छीन नहीं पाए। जो भी पैसा फर्म का है या जो पैसा कंपनी का है या किसी अन्य संस्थान का है जिससे आप जुड़े हुए हो, उसको ये छीन नहीं सकती है, क्योंकि उनका अपना पैन कार्ड है, उनका अपना होल्डिंग है। क्लियर है बात ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वाइफ जो है अर्निंग आप लेके आओ। अगर वाइफ अर्निंग नहीं तो उसको अर्निंग बनाओ, उसके रिटर्न्स क्रिएट करो। अगर आप उसको अर्निंग कागजों में नहीं रखोगे तो बाद में नुकसान आपका ही है। कई बार ऐसा होता है कि भाई बहुत लंबे टाइम बाद केस कर रही है, फिर आप उसको फेस करते रहते हो, फिर वो खर्चा मांगती रहती है। तो बेसिकली बेसिस क्या है कि जो भी आपका टर्नओवर है उससे मतलब कोर्टों को नहीं है। उस टर्नओवर में जितना खर्चे हो रहे हैं उन सबको निकाल के जो शुद्ध प्रॉफिट आ रहा है उस पर टैक्स आप दे रहे हो, वही बेसिस है मेंटेनेंस क्लेम करने का। अगर आप सैलरी में हो तो आप बहुत बड़े खतरे में हो। ये सब कहने की बातें होती हैं कि लड़का हमारा जॉब में है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है चाहे प्राइवेट जॉब में, और अच्छी तनख्वाह जो है कमा रहा है, अब शादी जो है उसकी अच्छे तरीके से करेंगे और वो खुश रहेगा। सबसे ज़्यादा बर्बाद इस देश में जो लोग हैं वो हैं नौकरी पे डिपेंड होने वाले, जिनको मिलती है सैलरी। पर जो बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, उनके पास खेल खेलने के बहुत तरीके हैं। वो चीज़ों को घुमा सकते हैं, मैनिपुलेट्स कर सकते हैं इन द लीगल वे। क्लियर है। तो इसलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जग जाओ, ये सही टाइम है। अगर अलर्ट हो जाओगे तो बच जाओगे, अलर्ट नहीं हुए तो मारे जाओगे। ठीक है। तो जो कुछ भी करना है, करना लॉफुल है, हमें गलत नहीं करना है, बट इस बात की भी कोशिश करनी कि हमारे साथ जो है गलत नहीं हो। अगर गलत हो गया तो फिर मतलब ही क्या है। और गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा है कि जुर्म करना भी पाप है और जुर्म सहना भी पाप है। थोड़ा सा अलर्ट रहो, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अगर नहीं रहोगे तो आप वहाँ पर मारे जाओगे। ठीक है जी। तो कुल मिला के जो वीडियो है, ये जो कंटेंट मैंने लिखा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बेस करते हुए, ये हमको सिखाता है 5 बातें। नंबर 1 कि जब भी झूठी रिपोर्ट है तो रिपोर्ट के बाद आप कार्रवाई करोगे तो कोई मतलब नहीं है, आपको शुरू से अलर्ट रहना पड़ेगा। नंबर 2, अगर एविडेंसेस हैं उसको सपोर्ट करते हैं बाय द वे ऑफ मेमोरेंडम और ज्ञापन। तीसरी बात है कि एंटिसिपेटरी में जल्दबाजी नहीं करनी है। चौथी बात, क्वेश्चन के लिए आप आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट जा सकते हैं। नंबर 5, जो भी एलिगेशन है उसका स्तर क्या है, वो वेग है, स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है, इस पर विशेष ध्यान रखें। पुलिस डरा सकती है, धमका सकती है, डरने का नहीं है। सेक्शन 120 BNS में आ चुका है। अगर पुलिस डराती है, धमकाती है, कन्फेशन के लिए मजबूर करती है, तो वहाँ पुलिस पर भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है। इसने आपके राइट्स के बारे में जो है चर्चा करी है, मेंस राइट के सिक्योरिटी के बारे में चर्चा करी है। तो इस कंटेंट को जो है समझें, जो ये जजमेंट है उस पर रिलाई करें, और जब भी ऐसे केस में फंस जाएँ तो कम से कम इस जजमेंट का जो है आप सहारा ले सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।